नाज़रीन, मुल्की सियासत का मैच नाजुक तरीन मरहले में दाखिल हो चुका है। सियासी मैच में सनसनी तो मौजूद है, लेकिन फिलवक्त यूं लगता है कि ये मैच मेरे कप्तान के हाथ से निकल चुका है। क्रिकेट के खेल में अच्छा बल्लेबाज सिर्फ छक्के चौके लगाना ही नहीं जानता, बल्कि उसे ये भी पता होता है कि खतरनाक बॉल पर दिफा किस तरह किया जाता है। हुकूमत जाने के बाद मेरे कप्तान ने मुखालिफिन की हर बॉल को क्रीज से निकलकर हिट करने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी छक्का लगाने में कामयाब ना हो सके। अब मजबूरन मेरे कप्तान को बैक फुट पर जाना पड़ा है और उन्होंने 10 दिन के बाद 9 मई के वाकयात की मजम्मत कर दी है। खान साहब, आपके बारे में कहा जा रहा है कि जिना हाउस पर जो अटैक हुआ है उसके हवाले से आपने कोई मजम्मती बयान भी जारी नहीं किया। वाज़ेह किया हुआ है, अब कोई भी पाकिस्तानी नहीं है जो उसकी मजम्मत नहीं करेगा। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के वो लोग जो 9 मई की बदअमनी को कारनामा समझे बैठे थे, अब उनको अकल आ गई है। जिना हाउस पर हमले के बाद इखलाकी दबाव इतना ज्यादा आया है कि मेरे कप्तान के सख्त गिर खिलाड़ियों को भी मुजम्मती बयान जारी करने पड़ रहे हैं। नाज़रीन, कुछ अरसे कबल जब कोई शख्स अपनी पार्टी छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल होता तो सोशल मीडिया पर शोर मचता कि कप्तान ने एक और विकेट गिरा दी, लेकिन 9 मई के वाकयात ने हवा का रुख मुकम्मल तौर पर बदल दिया है। मेरे कप्तान ने गुज़िश्ता 10 साल में मुखालिफ सियासी जमातों की इतनी विकेटें नहीं गिराई होंगी जितनी विकेटें गुज़िश्ता 10 दिन में मेरे कप्तान की गिर चुकी हैं। आज मैं पीटीआई को भी छोड़ रहा हूं और इस एजेंडे के ना मैं साजिश समय का था, ना मैं हूं और ना मैं रह सकता हूं। फौज से लड़ना कहीं से जायज नहीं है। मेरे लिए ऐसी 100 चीजें कुर्बान हमारे फौज के ऊपर। मैं पीटीआई से, उसकी मेंबरशिप से दस्तबरदार होता हूँ। जो भी इन जो है वाकयात में मुलविस हैं, उनको बिल्कुल करार की सजा मिलनी चाहिए। मैं सियासत छोड़ने का ऐलान करता हूँ। कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी किसी भी ऐसी पार्टी का हिस्सा नहीं होगा जो मुल्क के खिलाफ होगी इंशाअल्लाह। क्या ये मकसद था कि दुश्मन जो काम 70 साल से नहीं कर सका वो हम लोग करके दिखाएं? जीएच के ऊपर जो हमला हुआ, कोर कमांडर हाउस, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, उनका घर, उनके ऊपर इतने बड़े हमले हुए। मैं कभी भी उस दहशतगर्द तंजीम का ना हिस्सा था, ना बनूंगा, ना रहूंगा। किसी के कहने पे हम नहीं दे रहे इस्तीफा। हमने अपने सोच विचार के साथ मुल्क की सलामती के लिए और अपना जो है दोस्तों की बका के लिए खुद अपना फैसला खुद किया है। मैं इस पूरे 9 मई के अमल की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान कर रहा हूँ। नाज़रीन, वक्त किस तरह बदलता है इसका अंदाजा ज़मान पाक के हालात देखकर किया जा सकता है। चंद दिन पहले तक हजारों कारकुन हर वक्त ज़मान पाक के बाहर मौजूद रहते थे। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जब भी अंदर जाने की कोशिश की, उन्हें शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। लेकिन अब हालात ये हैं कि ज़मान पाक के बाहर कोई कारकुन नजर नहीं आता और हुकूमती इदारे लिए TOR तय कर रहे हैं। नाज़रीन, 9 मई के अफसोसनाक वाकयात के बाद मेरे कप्तान की दफाई पोजीशन और तहरीक इंसाफ की बढ़ती हुई परेशानियों पर मेरे 10 सवाल हैं। सवाल नंबर एक, माजी में पाकिस्तानी सियासतदानों को गिरफ्तार भी किया जाता रहा है और उनके कारकुन एहतजाज भी करते रहे हैं, लेकिन कभी भी जलाओ घिराओ के वाकयात की नौबत नहीं आई। क्या तहरीक इंसाफ को एहसास हो गया है कि मैच्योर सियासी जमातें सिर्फ पुरअमन एहतजाज तक महदूद रहती हैं? सवाल नंबर 2, जिस तरह तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ संगीन नौयत के मुकदमात बन रहे हैं, क्या तहरीक इंसाफ पर पाबंदी भी लग सकती है? सवाल नंबर 3, 9 मई के बाद सूरत हाल की यकलक तब्दीली से यह तो वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ मुश्किल तरीन दिनों से गुजर रही है। मेरे कप्तान के लिए आने वाले ये कठिन दिन कितने तवील हो सकते हैं? सवाल नंबर 4, मेरे कप्तान ने गिरफ्तारी की सूरत में आला इख्तियाराती कमेटी बनाई थी। अगर उस कमेटी के अरकान भी गिरफ्तार हो गए तो पार्टी कौन चलाएगा? सवाल नंबर 5, मेरे कप्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अपनी जमात को कौमी धारे में वापस लाना है। मेरे कप्तान इस चैलेंज से कैसे निपट पाएंगे? सवाल नंबर 6, क्या PDM के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि जिस तरह नवाज शरीफ को नाअहल करके 2018 का इलेक्शन कराया गया था, उसी तरह मेरे कप्तान को नाअहल करके आइंदा इलेक्शन कराया जाए? सवाल नंबर 7, PDM की हुकूमत की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि उनके पास कोई बयानिया नहीं था। क्या 9 मई के वाकयात ने PDM को एक नया बयानिया दे दिया है? सवाल नंबर 8, तहरीक इंसाफ ने पिछले 1 साल में जो कुछ हासिल किया था, क्या वो सब कुछ एक दिन में जाया हो गया? सवाल नंबर 9, मेरे कप्तान ने आज 9 मई के वाकयात की मजम्मत कर दी है। जब कारकुन बड़ी तादाद में गिरफ्तार हो जाएं, तो कहीं ना कहीं पार्टी क़यादत पर भी दबाव आ ही जाता है। क्या मेरे कप्तान दबाव में आ गए हैं? सवाल नंबर 10,
पुलिस का कहना है कि जलाओ घिराओ करने वाले 220 कारकुन जमान पार्क में छुपे हुए हैं। जमान पार्क तो इस वक्त सबकी निगाहों का मरकज है। क्या अकल मानती है कि ऐसी कार्रवाइयां करके कोई ऐसी जगह पनाह ले जहां कानून नाफिज करने वाले इदारों की हर वक्त निगाह हो? इन तमाम मामलों के हवाले से बात हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पंजाब के निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर साहब। आमिर मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपने शो में हमें ज्वाइन किया। आज TOR तय करने के लिए हुकूमत की जानिब से पूरी टीम जमान पार्क गई। पहले तो ये सोचा जा रहा था कि शायद वहां पे तलाशी होगी, ये सब कुछ होगा। क्या तय पाया है वहां पर? जी, अपना कुछ तय नहीं पाया जा सका और डेडलॉक रहा। 1.5 घंटे की मुलाकात थी खान साहब के साथ। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा, उनके साथ 2 सीनियर पुलिस ऑफिसर्स थे, लेकिन कुछ तय नहीं पाया वहां पर और डेडलॉक रहा। आमिर साहब, ये डेडलॉक किस चीज का है? डेडलॉक किस हवाले से था कि खान साहब को बताया गया कि कौन से लोग हैं जो मतलूब हैं और उनके जुराइम की नौयत क्या है और उनकी कस्टडी किन केसेस में चाहिए। तो खान साहब को उनके नाम दिए गए मतलूब दहशतगर्दों के। तो उन्होंने तस्लीम किया कि ये लोग उनकी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जो जिनके बारे में ये इंफॉर्मेशन थी कि वो जमान पार्क के एरिया में छुपे हैं। लेकिन उन्होंने कहा जी कि मेरे पास वो नहीं है, मेरा उनसे पहले राब्ता था, लेकिन अब वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं, तो मैं ना तो उन्हें आपको प्रोड्यूस कर सकता हूँ, ना मैं उनको गिरफ्तारी के लिए आमादा कर सकता हूँ। तो फिर कुछ सर्च ऑपरेशन के हवाले से उन्होंने शराइत रख दी, कुछ शराइत इस तरफ से भी थी, तो इसलिए डेडलॉक रहा। सर्च ऑपरेशन के लिए कुछ शराइत उनकी जानिब से रखी गई, कुछ बता सकते हैं किस किस्म की शराइत थी वो? देखें, शराइत मरकजी नुक्ता तो यही था कि खान साहब चाह रहे थे 4 पुलिस वाले आए, हम चाह रहे थे कि ज्यादा लोग आए, एरिया को कार्डन ऑफ करें। और खान साहब जो कल से उन्होंने कह रहे थे कि जी मैंने घर की तलाशी मीडिया को दे दी है, तो वो हमने सारा चेक करवाया, तमाम मीडिया वालों से राब्ते किए। फिर जो फुटेज चली है उस मीडिया ने जो तलाशी ली उसकी, तो उससे ये पता चला कि ये खान साहब के घर के अंदर कोई मीडिया का बंदा नहीं गया। हालांकि वो वहां पर दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक मौजूद रहे, लेकिन वो खान साहब ने शायद उनको इस खतरे के पेश नजर मीडिया को बुलाया था तलाशी का कहकर कि वो उन्हें गिरफ्तारी का खदशा था, तो वो शायद इस वजह से 12 बजे से 9 बजे तक वो उनके घर के लॉन में रहे। अच्छा। और उन्होंने बाहर से छत जाती है, छत पे सीढ़ियां जाती हैं उनके घर की, उन्होंने छत दिखाई, उन्हें 2 तरफ की अपनी घर के अंदर की गलियां दिखाई, लॉन दिखाया, गैराज चेक करवाया, लेकिन वो घर के अंदर नहीं लेके गए किसी भी जर्नलिस्ट को। तो अब इस हवाले से जो डेडलॉक रहा कि उन्होंने बताया कि सर्च वारंट्स भी हैं, तो खान साहब जो हैं वो कह रहे थे कि जी इतने ज्यादा पुलिस वाले जो हैं उनकी मैं इजाजत नहीं दे सकता। आमिर साहब, ये अब आप जो फरमा रहे हैं कि डेडलॉक है, अब हुकूमत की साइड से जो है वो क्या अगला लाएअमल होगा? देखें, हम तो बड़े जिसे कहते हैं ना पुरअमन तरीके से चलना चाह रहे हैं, क्योंकि पिछली दफा भी हमारे पास मार्च में जब काफी हंगामा हुआ, सर्च वारंट लेके गए, इन्होंने अंदर पुलिस को जाने की इजाजत नहीं दी। इवेंचुअली फिर उनके घर का दरवाजा तोड़ना पड़ा, काफी हंगामा आराई हो गई और खान साहब ने उसको सियासी तौर पर अपने हक में कैश करवाया। तो उस वजह से अभी हम चाह रहे थे कि बातचीत के जरिए मामला करें। उस बातचीत का से पहले ही 24 घंटों में कल दोपहर को और फिर रात के पहले 8 बंदे और फिर 6 बंदे जो वांटेड थे कोर कमांडर हाउस लाहौर पर हमलों में, वो निकले वहां से मुख्तलिफ रूप धार के। कोई दूध वाला बना, कोई अखबार फरोश बना, कोई सर पे पटका डाल के साइकिल पे निकला, कोई मोटरसाइकिल पे निकला, लेकिन उनको फिर धर लिया। तो इन लोगों की हमारे पास ऑलरेडी सारी इंफॉर्मेशन थी इनकी। जब 9 मई का हमला हुआ तो ये वो लोग थे जो अस्करी टावर और कोर कमांडर लाहौर के घर पर हमले में मुलविस थे। जियो फेंसिंग से इनकी सारी हमने लोकेशन निकाली थी। इनमें से 10 जो है वो कोर कमांडर के हमले में, घर पे हमले में शामिल थे और 4 जो है वो अस्करी टावर पर हमले में शामिल थे।